आज ये बिल्कुल मास्टर क्लास होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो एफएमसीजी बिजनेस में है, आने की सोच रहे हैं। अचार की इंडस्ट्री फटने वाली है। आज टोटल अचार की इंडस्ट्री 1500 करोड़ की है, लेकिन आज भी घर पे 10,000 करोड़ का अचार बनता है। आज भी हाईएस्ट सेलिंग लगभग 55% माल मिक्स अचार का बिकता है। अच्छा जी, 55% मिक्स अचार बिकता है। लेकिन आपके कस्टमर बेचने लग गए, आपका ट्रेड चैनल बेचने लग गया, आपका रिटेलर बेचने लग गया, तो आपके पास बेचने के लिए 2 लाख लोग हो गए। 2 लाख। तो वो कन्वर्जन ऑफ 200 टू 2 लाख इज द जर्नी ऑफ ब्रांडिंग। आपको क्या लगता है कि आप भारत के हर कोने तक पहुंच पाए हो? बिल्कुल नहीं सर, मैं तो भारत के एक कोने में भी डीप नहीं जा पाया हूँ। हमारे इंटरव्यू में कहा जाता है कि भैया गाली मत देना, अगर सर के कान तक आ गया कि आपने कहीं गाली का इस्तेमाल किया है, आपकी नौकरी अगले दिन चले जाएगी। आज अगर कोई निलोन्स के साथ जुड़ना चाहे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को देखने के बाद ये भी ट्राई कर रहे होंगे कि हमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाए, डीलरशिप मिल जाए, तो क्या प्रोसेस रहता है सर? दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं अचार के बिजनेस की, तो आपके दिमाग में क्या जाएगा कि हम लोग लाख, 2 लाख, 5 लाख में शुरू कर लेंगे। एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाकर हम बिजनेस को कितने का बना लेंगे? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए का। दोस्तों, सारा जो बिजनेस होता है ना, ये सोच से होता है। और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी सोच से करवाने जा रहा हूं जिन्होंने अचार के बिजनेस को लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, 500 करोड़ की कंपनी बना दी है। जी हाँ दोस्तों, निलोन्स। जब मैं अचार की बात करता हूं तो एक ब्रांड आपके दिमाग में जरूर आता होगा, निलोन्स, जो आज एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। दीपक सांघवी जी ने जब 2002 में अपने पिताजी की कंपनी को संभाला, तब इन्होंने इस कंपनी को नया आयाम दिया और अचार के बिजनेस में एक नई कहानी लिख डाली। आज हम इनसे जानेंगे इसी कहानी को और आपको बताएंगे किस तरीके से आप भी एफएमसीजी इंडस्ट्री में एक नेक्स्ट लेवल की सक्सेस अचीव कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, एक इंजीनियर टर्न्ड सीईओ एंड एमडी ऑफ निलोन्स, दीपक सांघवी जी आज हमारे साथ हैं। इनसे हम बहुत सारी बातचीत करेंगे और जानेंगे निलोन्स की कहानी और एफएमसीजी बिजनेस की कहानी। तो आइए फ्रेंचाइजी बताओ पर स्वागत करते हैं दीपक सांघवी जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आशीष जी। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? बस शानदार सर। आज बहुत सारी बातें हैं करने के लिए जी। 1962 में शुरू एक कंपनी जी। किस तरीके से आपने जब अपनी पिताजी और अंकल की कंपनी को टेक ओवर किया, जब उनकी बागडोर को संभाला और बिल्कुल ही एक नई ऊंचाई पर चले गए, जिसको हम बिजनेस में कहते हैं जे कर्व। जी, ये बिल्कुल जे कर्व आ गया। जी। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। जी। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई से एक एंटरप्रेन्योरशिप का सफर, ये कैसा रहा आपके लिए? मेरा मानना है कि जो पढ़ाई होती है ना, वो बेसिकली आपकी सोच को डेवलप करता है। द लाइफ इज नथिंग, मैं बहुत सिंपली कहता हूँ कि लाइफ इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम जिंदगी में और कुछ नहीं करते, सिर्फ एक डिसीजन और उसका अगला डिसीजन लेते हैं। और इंजीनियरिंग या जो भी पढ़ाई होती है वो आपको एक राइट डिसीजन मेकिंग करने की स्किल एबिलिटीज़ को बिल्ड करती है। तो वहाँ से इंजीनियरिंग से आए, बट मेरा इतना ही है कि वहाँ से एक एनालिटिकल ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप हुआ। क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या पैटर्न्स ढूंढने चाहिए, वो समझ में आया। और वहाँ से ये जरूर, तो मुझे लगता है इंजीनियरिंग हैज़ हेल्प मी अलॉट। दो फूड और इंजीनियरिंग का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ऐसा लोग बोलेंगे, लेकिन एटलीस्ट थिंकिंग एबिलिटी बहुत अच्छे से डेवलप हुई। बिल्कुल, जो एनालिटिकल स्किल्स होती हैं, जो चीज़ों को देखने की समझ होती है, तो आप एक चीज़ कर रहे हैं या दूसरी चीज़ कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस फर्क ये पड़ रहा है कि आप किसी चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं। बिल्कुल। तो सर, जब आपने एंटर किया इस कंपनी में, निलोन्स में, उस समय शायद आपके पिताजी ने इस कंपनी को एक लेवल तक लेकर आए थे और पिताजी नहीं रहे थे उस समय। जी। तो लगभग 8 करोड़ की कंपनी थी। हाँ जी। मैं 24 साल का था, 2001 सितंबर की बात है जब आई लॉस्ट हिम अनफॉर्चुनेटली। तो हाँ, तो मैं आया, मतलब मैं उनके अंडर जस्ट अप्रैल में मैं आई एम अहमदाबाद से पढ़ के आया था। 4-6 महीने उनके अंडर काम सीख रहा था और उसी दरमियान वी लॉस्ट हिम। तो वहाँ से इस कंपनी को फिर जो 8 करोड़ से 500 वाली जर्नी है, वो जर्नी रही है। बिल्कुल, उस जर्नी के बारे में भी जानेंगे, लेकिन किसी भी व्यापार में जो उनके फाउंडर होते हैं उनका होना एक बड़ा इम्पोर्टेंट समय होता है। और जब एक पिताजी और साथ साथ में कंपनी के फाउंडर को जब आपने लूज़ किया जी, तो उस कंपनी में क्या नेगेटिव्स आए या क्या चैलेंजेज आए? देखिए सर, सबसे बड़ा जो एक मैं अगर बोलूँ तो जो गाइडेंस मिलना चाहिए, जो एक नेक्स्ट जनरेशन आती है, तो नेक्स्ट जनरेशन के पास नई सोच होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, लेकिन एक दिशा जो होती है वो एक फाउंडर से जो मिलती है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आप जो सोच रखे हैं उसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें वो अलग तरीके से करके देख चुके हैं। तो क्या वर्क करता है, क्या नहीं वर्क करता है। मैं एक बहुत मेरी लाइफ की बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है
और उस ऑब्जर्वेशन को मैं आज इस पॉडकास्ट के द्वारा शेयर भी कर रहा हूँ दुनिया की तरफ, और आगे और बढ़ाऊंगा, कि अगर आप देखेंगे वर्ल्ड के जो बेस्ट टेनिस प्लेयर्स होते हैं, बेस्ट टेनिस प्लेयर्स, वो सिर्फ मैच में 57% पॉइंट जीतते हैं, सिर्फ 7% मोर पॉइंट्स जीतते हैं 50% से ऊपर, और वर्ल्ड के नंबर 1 बन जाते हैं। बिल्कुल। तो ज़िंदगी में अगर आपके सिर्फ 10% डिसीजन ज़्यादा राइट हो जाए और 10% कम रॉन्ग हो जाए, तो आप नॉर्मल से सुपर नॉर्मल बन सकते हैं। तो ये जो गाइडेंस मिलता है, वो एक फाउंडर जो कंपनी में रहते हैं, उन्होंने जो जीवन देखा, उनका अगर एक गाइडेंस मिलता तो शायद से एक जर्नी और भी बेहतर होती, क्योंकि वो गाइडेंस मिल जाता। देखिए, आज ये बिल्कुल मास्टर क्लास होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो एफएमसीजी बिजनेस में है, आने की सोच रहे हैं, या फिर किसी एक पॉइंट पर आप रुक गए हो आकर कि 2-5 करोड़ का बिजनेस हो गया, बढ़ ही नहीं रहा है। तो देखिए किस तरीके से एक यंग एंटरप्रेन्योर ने 8 करोड़ से 500 करोड़ का बिजनेस बनाया है। ये सब कुछ सीखने को आज आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगा। तो पेन और पेपर लेके बैठिएगा, ताकि ये पॉडकास्ट आपके लिए एक मास्टर क्लास साबित हो। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पिताजी और अंकल के बारे में, जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की। एक छोटे से कमरे से शायद इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। घर का किचन जो था वो फैक्ट्री थी, डाइनिंग टेबल लैब था, और पापा का, बड़े पापा का जो ऑफिस था वो पैकेजिंग रूम था। तो मतलब घर से ही घर से इस अचार बनाने के बिजनेस की शुरुआत हुई थी। हाँ, नहीं, सबसे पहले चालू हुआ सर हमारा लाइम जूस कॉर्डियल, अच्छा, और स्कॉशेस। तो घर से चालू हुआ लाइम जूस कॉर्डियल और स्कॉशेस, क्योंकि 1942 में वर्ल्ड वॉर में हम लोग ने लाखों रुपए का लाइम जूस कॉर्डियल बेचा था ब्रिटिश इंडियन आर्मी को। तो जब फैक्ट्री चालू होने का निर्णय लिया 1962 में, तो एक ही चीज़ बेची थी पहले, तो वही मालूम था कि ये बिकता है। तो शुरुआत लाइम जूस कॉर्डियल से ही हुई और स्कॉशेस से हुई। अचार 1969 में लॉन्च किया गया, तो 7 साल बाद लॉन्च किया गया। 1962 में ये प्रोडक्ट था, तो स्कॉशेस और लाइम जूस कॉर्डियल से घर में मैन्युफैक्चरिंग हुई। तो 1969 में अचार का बिजनेस शुरू हुआ, आज 500 करोड़ का बन चुका है। तो जब आपने एंटर किया इस कंपनी में, उस समय आपने क्या देखा कि क्या कमियां हैं इस कंपनी में, या फिर क्या शिफ्ट है जो लाने की ज़रूरत है? मुझे सबसे बड़ी गैप जो लगी, वो लगी भूख की गैप थी। कि हम सब करके देख चुके हैं, मतलब कि पिताजी के बाद जब उनका देहांत हो गया और जो टीम थी, तो उनके साथ जब मेरी एक यंग एनर्जी, और वो भी IIM अहमदाबाद से पढ़ के आया, तो पढ़ाई IIM अहमदाबाद की बड़ी नहीं होती, क्योंकि आपके साथ वो स्टूडेंट्स भी उस नज़रिए के होते हैं। तो आप जब उनके साथ उठते बैठते हो, डिस्कशन वैसे करते हो, तो आपको लगता है बहुत कुछ संभव है। तो वो संभावनाओं के साथ में आया। और ऑफिस में जब हम बात करते थे कि ये करना है वो करना है, तो ऑफिस में आता था ना, ये करके देख चुके नहीं होता, वो करके देख चुके, और शायद से कुछ हद तक राइट भी रहा होगा, क्योंकि 2001 में इंडिया का फूड इंडस्ट्री इतना डेवलप भी नहीं हुआ था। अचार खास के उस समय भी घर पे ही मेजरली बनता था। तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो मुझे जो सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन लगता था या गैप लगी, वो लगी कि लोगों को संभावनाएं नहीं दिख रही है। तो ये फ्रस्ट्रेशन था, ये सबसे बड़ी गैप थी। और दूसरी मुझे गैप लगी कि एक आज के डेट में और पुराने डेट में क्या था कि किसी ने टारगेट नहीं किया, तो आप उसको लेफ्ट राइट सेंटर लेके उसकी क्लास ले लेते थे। तो वो जो कल्चर मुझे पसंद नहीं आता था कि यार आप डिमांडिंग रहो, लेकिन वो डिमांडिंग में आप रास्ता ढूंढवाओ, लेकिन उसको इतना इंसल्ट या इतनी बेइज्जती ना करो कि आदमी का मोटिवेशन टूट जाए। लेकिन उस ज़माने में शायद से सभी कंपनी वैसे ही करती थी सेल्स में। तो ये कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती थी। तो जब मैंने आगे बढ़ा, तो ये मैंने एक तो सबसे पहले न्यूलॉन्स को संभावनाओं की कंपनी बनाया। तो संभावना, और दूसरा करना है तो करना है, या तो रास्ता ढूंढो और ना मिले तो पैदा करो। ये अप्रोच वाली कंपनी बनाया, विच इज़ नॉट कि आप किसी को इंसल्ट कर रहे हो, लेकिन आप किसी को उतना पॉसिबिलिटी से भर दे रहे हो कि करना है तो करेंगे, रास्ता ढूंढेंगे, नहीं मिले तो पैदा करेंगे। तो ये जो 2 मेजर शिफ्ट हुए, वहाँ से कंपनी का पूरा कल्चर चेंज हुआ। सर, एक बड़ा जो दिक्कत आती है किसी भी कंपनी में, जब नई मैनेजमेंट टीम उसे हैंडल करती है, वो होती है लोगों की। जी। कि लोगों के साथ आपका समन्वय, आपका कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है, या फिर वो लोग जो हैं वो सही तरीके से काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आपने टीम को कैसे मैनेज किया? देखिए सर, सबसे इम्पोर्टेंट है ना, मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी तभी बेहतर बनती है आप जब अपने से बेहतर लोगों को लाते हैं। तो मैंने तो अपने से बेहतर व्यक्ति को लाया। मैंने काफ़ी पहले पॉडकास्ट में कहा भी, राजीव अग्रवाल जी को मैं साथ में लेके आया, जो MNC में ITC, यूनिलीवर में काम कर चुके थे, US में 10 साल काम कर चुके थे। तो उनको ले आया। तो सबसे पहले हमने एक बेहतर व्यक्ति को लाया, और बेहतर व्यक्ति के साथ हमने उनको पूरा फ्रीडम दिया कि ये कंपनी अब आपकी है, आप मालिक है, मैं नंबर 2 हूँ, इसको चलाए। तो ये एक सेकेंड आस्पेक्ट जो काफ़ी बार ओनर प्रमोटर नंबर 2 की सीट नहीं ले सकते। हाँ जी। उनको किक ही मिलता है नंबर 1 रहने का, और मुझे किक मिलता है नंबर 1 कंपनी बनने का। हाँ जी। नंबर 1 व्यक्ति नहीं बनने का। तो मेरे जो किक नंबर 1 कंपनी का था, व्यक्ति का नहीं था। तो वहाँ से हम आगे बढ़े। लेकिन जो आपने कहा, एक डिमांडिंग कल्चर है ना, जैसे आप अगर किसी पानी को एक
ये प्लेन सरफेस है, इस पर भी रख देंगे तो पानी फिर भी एक दिशा में हल्का सा सरकेगा, वो दिशा है जहाँ पे ढलान है। हाँ जी। राइट। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में वो ढलान का कल्चर डाल देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ नहीं आएगी। आप डिमांडिंग कल्चर डालेंगे कि ये चाहिए, ऐसा होगा, आज का काम आज ही होगा, कल तक नहीं जाएगा, तो देन इनिशियली लोगों को फ्रस्ट्रेशन हुआ। मतलब एक इंसिडेंट ऐसा है कि जो कल्चर बना कि हमारा उससे पहले ऑफिस शाम को 6 बजे बंद हो जाता था। अब उस समय हुआ कि काम हो जाए तो 6 बजे निकल जाओ, हो जाए तो 5 बजे निकल जाओ, लेकिन नहीं हुआ तो 11 बजे तक भी नहीं जा सकते क्योंकि हमको ये करना है। तो सडनली जो 10 साल तक 15 साल तक लोग 6 बजे 5:55 पे तो सब लोगों का बंद होना चालू हो जाता था, 6 बजे नीचे सब लोग मिल जाएंगे। सडनली बात होने लगी कि यार आज 8 बज रहे, आज 10 बज रहे, ये बज रहे। तो कुछ लोगों में मरमर होने लगा कि यार ऐसे तो नहीं होगा, वैसे तो नहीं होगा। तो एक व्यक्ति आके राजीव जी को बोले कि सर ये है मेरा रेजिग्नेशन लेटर, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपको ये भी बता दूँ मेरे जैसे काफ़ी और लोग हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन लेटर बना लिया है, अपने साथ लेके घूम रहे, कभी भी जा सकते हैं। तो राजीव जी ने, उनका नाम चिटनीस साहब था, तो चिटनीस जी को कहा एक काम करो, जा तो रहे हो, एक इमीडिएटली 15 मिनट बाद एक मीटिंग रूम में मीटिंग बुलाओ सभी लोगों को। जब छोटी कंपनी थी ऑफिस में 40 ही लोग होते थे। हाँ जी। तो 40 लोग वो कॉमन एरिया में आए और राजीव जी ने एक ही चीज़ कहा कि इतना ही बताना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे मेरे कानों में तक बात आई है, तो 2 ही है, रेजिग्नेशन लेटर की 2 जगह, या तो मेरा टेबल या डस्टबिन, आपका जेब नहीं है। कल्चर तो यही रहेगा, काम तो ऐसे ही होगा, डिमांडिंग तो हम रहेंगे क्योंकि हमको नंबर 1 कंपनी बनना है। इसके साथ आप या तो जुड़ जाओ या चले जाओ, आधे मन के साथ मत रहो। सर किसी ने रिज़ाइन नहीं किया, चिटनीस जी ने भी अपना रेजिग्नेशन लेटर वापस ले लिया। वो माहौल ऐसा बना कि देयर इज़ नो मिडल, बनना तो नंबर 1 ही है। और वो जो एक उद्देश्य से फिर कंपनी जुड़ी, और ये कंपनी के राजीव जी के आने के 3 महीने के अंदर अंदर ये हो गया, क्योंकि जब आप कल्चर चेंज करते हो तो फिर वो क्या सोचेंगे, नहीं करेंगे, करूँ ना करूँ, वो हाफ हार्ट से तो नहीं कर सकते, वो एग्रेसिवली ही करते हो। तो वो अप्रोच रहा और वहाँ से जो कल्चर बना तो लोग वैसे ही जुड़े, क्योंकि मार्केट में हो गया कि हाँ यहाँ पे लोगों को इज्जत भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, रिस्पेक्ट भी मिलता है, हाँ लेकिन डिमांडिंग है, करना पड़ेगा। तो वैसे लोग अपने आप जुड़ गए। बिल्कुल, आपके जो थॉट प्रोसेस है उसके साथ कंपनी टीम अलाइन नहीं होगी हाँ। तो कंपनी कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगी। हाँ। सर ग्रोथ के लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है सर प्रोसेस, जिसको हम SOP भी कहते हैं। जी। आपको क्या लगता है कि SOP का कितना बड़ा रोल होता है आपकी कंपनी की ग्रोथ में? सर SOP का बहुत बड़ा रोल होता है, बट एट अ पॉइंट, जब आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फिगर आउट कर रहे हो कि कौन सी चीज़ करने से ज़्यादा रास्ता बेहतर मिलेगा, ज़्यादा इजी होगा, कम एफर्ट में ज़्यादा काम होगा, उस पॉइंट तक प्रोसेस हेल्प नहीं करती। उसको मैं आर्ट्स और साइंस बोलता हूँ, मैजिक और लॉजिक बोलता हूँ। स्टार्टिंग में मैजिक काम करता है, बाद में लॉजिक काम करता है, स्टार्टिंग में आर्ट काम करता है, बाद में साइंस काम करता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे देखो, जब एक बैट्समैन सनत जयसूर्या और कालू वितरना जी, जिन्होंने श्रीलंका को नंबर 10 टीम से वर्ल्ड कप जितवाया, जब उनको पूरा श्रीलंका ने गेम चेंज किया कि आप आओ और ठोको, मतलब उस वक्त तक 10 ओवर में 40 रन 30 रन बनते थे, और इन्होंने 10 ओवर में 90 रन बनाने की श्रृंखला चालू की। दैट्स वेयर द क्रिकेट चेंज। उसके बाद ही 2020 भी आया। तो उस समय वो आर्ट था प्योरली कि तुम हारो जीतो, आउट हो, तुमको सिर्फ अटैक करना है। दैट वॉज आर्ट। बट जब वो आर्ट रिजल्ट देने लग गया तो फिर उसको उन्होंने साइंस बना दिया। फिर उन्होंने बोला ऐसे ही होगा, आउट भी हो गए तो भी चलेगा, हार गए तो भी चलेगा, लेकिन एवरी गेम ऐसे ही होगी। एंड इट बिकेम फ्रॉम आर्ट टू साइंस। तो वहाँ प्रोसेस का फिर रोल हेल्प, और साइंस बनते ही वो वर्ल्ड की नंबर 1 टीम बने, वर्ल्ड कप भी उठाया। तो स्टार्टिंग में प्रोसेस से ही स्टार्ट करेंगे ना तो फ्रीडम खत्म हो जाती है, बिकॉज प्रोसेस का सबसे बड़ा है कि फ्रीडम खत्म कर दो। हाँ जी। सो व्हेन यू आर फिगरिंग इट आउट, तो फिगरिंग इट आउट के ज़माने में प्रोसेस हेल्प नहीं करेगी। प्रोसेस के जगह एक थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा फ्रीडम का। बट वंस यू हैव फिगर्ड आउट, देन प्रोसेस ही स्केल ले जाएगी। फिर फिगरिंग आउट से स्केल कभी नहीं मिलेगी, प्रोसेस से ही स्केल मिलेगी। सर एक और होता है, जब आप स्केल कर रहे होते हो तो कई बार क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, कई बार आपका सोर्सिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, सप्लाई चेन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इन सब चीज़ों को नंबर 1 रखकर नंबर 1 कंपनी कैसे बना जाए? अगेन आपने कहा जो SOP, और आपने कहा डिमांडिंग, आपने कहा कि मेरे यहाँ पे क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। ये कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को व्यक्ति से ज़्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ड्राइव करता है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या चलता है क्या नहीं चलता है। नीलॉन्स में सर बहुत सिंपल है, गाली नहीं चलती है। और सेल्स लाइन में आप काम किए हैं, FMCG इंडिया की सेल्स लाइन में गालियाँ से ही बात होती है। हाँ जी। लेकिन जब हमारी इंटरव्यू होती है, हमारे इंटरव्यू में कहा जाता है कि भैया गाली मत देना,
अगर सर के कान तक आ गया कि आपने कहीं गाली का इस्तेमाल किया है, आपकी नौकरी अगले दिन चले जाएगी, राइट। तो वो जब आपने कल्चर सेट कर दिया कि निलांस में परफॉर्मेंस हो ना हो, बंदा करे ना करे, आप उसको डांटो डपोटो, ट्रैक पे लाओ, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में लागो, लेकिन उसकी इज्जत नहीं खराब करोगे, गाली नहीं दोगे। ये कल्चर डाल दिया ना, तब ऐसे कल्चर में ही लोग जुड़ते हैं। और उसमें 2 एग्जाम्पल आ गए, जिन्होंने गाली वाली से बात किया उनको अगले दिन ही हटा दिया गया। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि चाहे वो क्वालिटी हो, प्रोक्योरमेंट हो, सप्लाई चेन हो, आप कल्चर डाल दो कि मेरे यहाँ पे यही क्वालिटी चलती है, मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, देन एवरीथिंग अलाइंस फ्रॉम दैट। मेरे पास, क्योंकि एक उदाहरण के तौर पे एक ट्रक आई, यूपी से हमने मैदा लिया या रवा लिया, वो महाराष्ट्र तक आया और उसके अंदर वीवेल्स निकले जो मैदे में आसानी से निकलते हैं, क्योंकि वो उसमें 10 ट्रक में से एक ट्रक में निकलेगा। हमारे यहाँ वो फैक्ट्री ट्रक रिजेक्ट होगी ही होगी। अब वो यूपी वाला बोलेगा कि ये 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर चल के आई है, आप कैसे रिजेक्ट कर सकते हो, देखो ना सर, एडजस्ट कर लो ना सर, अगली ट्रक में सुधार दूंगा। लेकिन हमारे यहाँ कंसेप्ट है कि नहीं होगा एडजस्ट, रिजेक्ट ही होगा। उसके लिए अगला बार वो ऐसा करेगा कि हमारा रेट ही 20 पैसे से बढ़ा देगा कि नीलांस में रिजेक्ट होता है तो चलेगा। बट कल्चर ये है कि रिजेक्ट होगा। तो जब आपने वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया ना, तो नेक्स्ट टाइम वेंडर अपने फैक्ट्री में भी अलाइनमेंट्स करना चालू कर देता है कि भाई नीलांस को देखो, समझ के ट्रक भेजो, वहाँ से रिजेक्ट होती है। तो बट आपने बोला कि हाँ चलो इस बार एडजस्ट कर ले लो, अगली बार मत करना, तो उसको मालूम पड़ जाता है कि हाँ थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है। तो फिर वो थोड़ा बहुत हर बार चलता रहेगा, फिर वो थोड़ा बहुत का इंक्रीज होकर और थोड़ा बहुत बढ़ता रहेगा। तो दैट्स व्हाट आई थिंक कि स्केल अप में फाउंड एंड कल्चर इज द जॉब ऑफ ओनली द सीनियर मैनेजमेंट। जूनियर मैनेजमेंट कल्चर को फॉलो करती है, सीनियर मैनेजमेंट कल्चर को बनाती है। तो मेरे यहाँ क्या नहीं चलेगा, ये सबसे क्रिटिकल है। सर 8 करोड़ से 500 करोड़ की कंपनी तक लेके जाना एक चैलेंजिंग जॉब रहा होगा। आपने कहा कि आपने टीम हायर की, आपने कल्चर चेंज किया, आप डिमांडिंग बने। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि आपको किस तरीके से पब्लिक का सपोर्ट मिला, किस तरीके से आपने इस जर्नी को हासिल किया? सर सबसे इम्पोर्टेंट मैं बोलता हूँ कि मनुष्य को की सबसे बड़ी मेरे को ब्यूटी जो लगती है कि उसको रिस्क लेने में, उसको कुछ अलग करने में मज़ा आता है, उसको किक वहाँ से मिलती है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन की किक ढूंढता है। हर एक व्यक्ति जो विनर, जीतने वाला घोड़ा है, उस पर पैसा लगाना चाहता है। तो हमारी जब ये जर्नी चालू हुई ना, तो इसके अंदर हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो सबसे पहले हिस्से बने, क्योंकि उनको लगा यार कंपनी बदल रही है, ये कंपनी डिमांड कर रही है, कंपनी हमारे को जो आज तक कभी नहीं बोला उस लेवल तक प्रेशर डाल रही है, कुछ करवाने की कोशिश कर रही है, तो ये आगे जाएगी। तो उन्होंने कंट्रीब्यूट करना चालू किया। जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के 7 या 8 कंपनी होती है, हम उनकी 8वीं कंपनी होते थे या 7वीं कंपनी होते थे। हाँ बिल्कुल। तो 7, क्योंकि 8 करोड़ की सेल थी, 400 डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो मतलब मेरे ख्याल से किसी डिस्ट्रीब्यूटर के घर 2 लाख 3 लाख, हाँ पेट्रोल का खर्चा निकलता होगा, बस उस लेवल का खर्चा हमसे निकलता था। बट देखने लगे कि चेंज होने लगा है। तो 2 लाख रुपया साल सर, मतलब 8 करोड़ इंटू 4 डिवाइड बाई 400 यानी 2 लाख रुपया साल कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, उसमें 7% मार्जिन है, तो साल का 14,000 की मार्जिन है, जिसमें खर्चा ही 10,000 हो जा रहा है डिलीवरी का। तो किसी का साल का 4,000 की कमाई हमसे होगी, मतलब घर का पेट्रोल ही निकल रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो कैसे आप उसको नंबर 7 8 से नंबर 1 2 पे चले जाओगे? तो वो जो जर्नी हुई ना, तो हम नंबर 1 2 पे हमको पहुंचाया डिस्ट्रीब्यूटर ने, लेकिन हमने 7 8 से निकाल के जैसे ही 4 5 तक हम पहुंचे, तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी तो रोज के नंबर आंकड़े दिखते ही, अरे कुछ हो रहा है, कुछ बदल रहा है, और मेहनत करो। लड़के को, अपने सेल्समैन को बोलेंगे यार इस माल को ज़्यादा पूछो, ज़्यादा बिक रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा प्यार सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर का मिला, जो आज भी है। कल भी हम यहाँ इंडस फूड एग्जीबिशन में था, तो हमारे राजस्थान के डिस्ट्रीब्यूटर आए थे। उनको ये मालूम है कि अगर उनको कुछ तकलीफ हो रही है वो आके बताएंगे तो कंपनी उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। तो वो एक एनवायरनमेंट की डिस्ट्रीब्यूटर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, सुपर स्टॉकीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिजनेस पार्टनर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये हमने हमेशा से मेंटेन करके रखा। तो ये एक बहुत बड़ा प्यार मिला। फिर रिटेलर्स जो है, ट्रेड पार्टनर्स है, उनका भी बहुत बड़ा प्यार मिला, क्योंकि अचार जैसे प्रोडक्ट को जो हर स्टेट में स्वाद बदलता है, बिल्कुल, उसको पूरे देश तक पहुंचाने में जो रिटेलर पार्टनर का भी हाँ कि रखो हम बेचेंगे, तो ये एंड फाइनली टेस्ट रेसिपी जो हमारी थी, जो प्रोडक्ट था, तो कंज्यूमर का प्यार भी बहुत ज़्यादा मिला। इतना बड़ा देश जहाँ हर 50 किलोमीटर पे घर का अचार का स्वाद बदलता है, उसमें आप 25,000 टन अचार बेच लो, वो बहुत आसान बात नहीं होती। बट वो तभी हुआ क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर को लगा कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बचपन में घर के अचार से ज़्यादा नीलांस का अचार ज़्यादा पसंद है, टिफ़िन में नीलांस का डालो, वो घर का मत डालो, तो वो भी प्यार बहुत ज़्यादा मिला।
चलिए हम बेसिक सवालों पे आते हैं, बिल्कुल अचार बिजनेस के ऊपर आते हैं सर। आज अगर अचार की बात होती है तो लोग मम्मी के हाथ का, दादी के हाथ का, नानी के हाथ का अचार याद करते हैं। निलोन्स के अचार को क्यों प्राथमिकता दी गई? घर का अचार जो होता है और बाजार के अचार में आई एग्री कि घर का अचार सब लोग घर का अचार का स्वाद है, लेकिन घर पे ना टिपिकली एक अचार की एक रेसिपी होती है। हाँ जी। जिसमें बहुत ज़्यादा तेल होगा ऊपर, हाँ। क्योंकि प्रिजर्वेशन के लिए तेल यूज़ किया जा रहा है। और मोस्टली घर पे मैंगो अचार बनेगा। हाँ जी। मोस्ट ऑफ द घर में आम का अचार डलता है। हाँ कुछ जी। जगह थोड़ा गोभी गाजर सजम का डल जाए, कोई जगह थोड़ा नींबू का हो नींबू गया। का चल जाए, लेकिन मिक्स अचार घर पे बहुत कम डलता है, क्योंकि हर फ्रूट का सीजन अलग होता है। मैंगो का अलग होता है। तो एक ज़माने में हमारा आज भी हाईएस्ट सेलिंग लगभग 55% माल मिक्स अचार का बिकता है। अच्छा जी, 55% मिक्स अचार का मिक्स है। अचार बिकता है, क्योंकि मिक्स अचार जो है वो घर पे नॉर्मली बनता ही नहीं था। तो वो जो स्वाद आना, प्लस उसमें कुछ इंग्रेडिएंट, जैसे एक कागजी नींबू होता है जिसकी स्किन बहुत पतली होती है। हाँ जी। तो नॉर्मली घर पे कागजी नींबू नहीं होता है। नहीं हम लोग मिलता। कागजी नींबू से ही, तो कागजी नींबू से जो एक वो मिक्स अचार में जो नींबू का जो अरोमा फ्लेवर आता है, तो वो लोगों को इतना पसंद आता था। तो वहाँ से वो एक जर्नी चालू हुई। मिर्ची जैसे हमारी है तो तीखी मिर्ची होती है, छोटी मिर्ची होती है, लेकिन हमने एक मिर्ची सिलेक्ट करी जो एकदम ज़ीरो तीखी होती है ओके। और पतली स्किन की होती है। तो वो अचार में आप एक व्यक्ति 100 ग्राम अचार मिर्ची का खा जाएगा, बिना 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 मतलब वो एकदम सब्जी की तरह खा जाएगा। हाँ जी। तो हमने वैसा अपना एक रेसिपी डेवलप किया। तो वहाँ से एक वो प्रोडक्ट, मिर्ची के अचार में हल्का सा नींबू का जूस डालना, हाँ। तो लेमन और चिली का एक कॉम्बिनेशन देना। तो ये कुछ रेसिपीज ऐसी है जो मतलब आपको हैरानगी होगी। आपका ये जो बेल्ट है, हम जहाँ बैठे हैं, हाँ। दिल्ली से लेके मुरादाबाद तक, आगे बरेली यहाँ तक, यहाँ पे एक बिरयानी बनती है जिसको हम कहते हैं मुरादाबादी मुरादाबाद बिरयानी। हाँ जी। राइट सर। मेरा महीने में लगभग 200 टन अचार, जितनी भी मुरादाबादी बिरयानी आपके यहाँ बनती होगी, उसका 80% बिरयानी में अचार जो है वो निलॉन्स का जाता है। महीने का, साल का 2500 टन अचार सिर्फ बिरयानी के इस्तेमाल में जाता है। तो क्योंकि ये मिर्ची जो है, उनको यही मिर्ची चाहिए, उनको आपकी दूसरी और मिर्ची से उनका मुरादाबादी बिरयानी खराब हो जाती है। हाँ जी। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोर्सिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि क्या यूनिक रहेगा, वो वहाँ से लोगों को लगा कि नहीं, ये अचार ज़्यादा बेहतर है। तो आपने मम्मी को, दादी को, नानी को, सबको क्रैक कर लिया बेसिकली। नहीं, आज भी उनकी रिस्पेक्ट है, वो भी उनसे रिस्पेक्ट है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अचार की इंडस्ट्री फटने वाली है। बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि अगली पीढ़ी अचार नहीं खाएगी या अचार की इंडस्ट्री डिग्रो होगी। मैं बोलता हूँ अगला अचार सवाल ही मेरा ये था। नहीं, अचार की इंडस्ट्री फटने वाली है। काफ़ी अचार के मेरे इंडस्ट्री के लोग आते हैं जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर, सर हम भी अचार बनाते हैं, मतलब बहुत बनाओ, मतलब धंधा बढ़ने वाला है। क्योंकि आज टोटल अचार की इंडस्ट्री 1500 करोड़ की है, लेकिन आज भी घर पे 10,000 करोड़ का अचार बनता है। मतलब 33-35% पे आपने राज किया हुआ है आज। हाँ नहीं, 500 करोड़ में से सर हमारा अचार लगभग 200 करोड़ अच्छा, जैसा 200 करोड़ हुआ। बाकी दूसरे प्रोडक्ट्स हैं। ओके। हाँ, तो हमारा 10% मार्केट शेयर होगा, 10 से 12-13% मार्केट शेयर होगा। लेकिन 10,000 करोड़ का अचार घर पे बनता है, और एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में नहीं बनेगा। अगले 15 साल के बाद कोई अचार घर पे नहीं नहीं बनाएगा। बना। आज की जो पीढ़ी है, जो अभी न्यू मॉम्स हैं, हाँ। वही शायद नहीं बनाती हाँ, वो है। नॉलेज इकोनॉमी की तरफ दुनिया बढ़ रही है। हाँ। तो नॉलेज इकोनॉमी की तरफ अचार घर नहीं बनेगा। तो मेरा मानना है ये इंडस्ट्री अगले 15 से 20 साल में 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना हो जाएगी, बिल्कुल ठीक बात। और इजी एक्सेसिबल भी हो गए ना, पहले कहाँ मिलते थे अचार? बिल्कुल। हम बात करें तो, और चलो बड़े शहरों में तो मिल जाएं, गांव में तो बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। अब तो गांव तक निलॉन्स पहुंच चुका है। सर हमारा तो डिस्ट्रीब्यूशन 2000-5000 की बस्तियों तक है। तो मतलब 2000 के गांव है, 5000 का, मतलब टोटल देश में अराउंड 4000 डिस्ट्रीब्यूटर है। तो गांव तक आज जो नए लोग एफएमसीजी इंडस्ट्री के देख रहे हैं आपको, कोई अचार के बिजनेस में, पापड़ के बिजनेस में, ऐसे बिजनेस में आना चाह रहा है, तो आपका क्या संदेश है कि क्या उन्हें चीज़ें सोचनी चाहिए आने से पहले, कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए अगर बिजनेस में कोई आना चाहे तो? सर मैं सबसे पहला स्टेप यही बोलता हूँ कि आप क्या करना चाह रहे, कितने समय में। मैं 10 साल में 50 करोड़ की कंपनी बनाना चाह रहा हूँ। पहला आंसर ये देना है। लोग क्या करते हैं, मैं अचार बनाना चाह रहा हूँ, वो मुझे जाना कहाँ है, कितने समय में, तो आउटकम क्या है और उस आउटकम का टाइमलाइन क्या है। अब उस आउटकम को पहुँचने के लिए उस टाइमलाइन में मुझे क्या करना होगा, वहाँ से रिवर्स वर्किंग होगी। मुझे अचार का बिजनेस बनाना है और मुझे बहुत सारा अचार बेचना है, पूरे देश में बेचना है, वो थिंकिंग ही रॉन्ग है। ओके। मुझे जाना, क्योंकि आप एक ही स्टेट में भी 50 करोड़ का अचार बेच सकते हो। हाँ जी। तो वो भी पॉसिबल है। तो आपको सबसे पहले कि मुझे जाना कहाँ है, कितने समय में जाना है, और उसके जाने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। अब अचार में से अचार ही जाना है, अचार और पापड़ 2 आइटम लेने हैं, एक स्टेट में जाना है, 2 स्टेट में जाना है,
कितनी पूंजी लगा सकता हूँ, ये सारे आंसर्स फिर वहाँ से पीछे से रिवर्स आएंगे। बट ये क्लैरिटी होना कि मुझे कितना बड़ा होना है और किस समय में होना है, वहाँ से रिवर्स वर्किंग करनी चाहिए सर। जैसे कि मान लीजिए किसी ने अचार के बिज़नेस की शुरुआत की, अचार बेचना शुरू किया। अब अचार के बिज़नेस में क्या, एक तो क्वालिटी आ गई, दूसरा आपकी सप्लाई आ गई कि आप सप्लाई प्रॉपर कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तीसरी आती है कि आपकी सेल्फ लाइफ भी बड़ी चीज़ होती है। जो घर के अचार होते थे वो 3-3, 5-5 साल ख़राब नहीं होते थे, लेकिन चूंकि आपको गवर्नमेंट का भी रेगुलेशन है कि इसमें एक्सपायरी डेट डालनी ही पड़ेगी जी। बिना एक्सपायरी डेट के आप प्रोडक्ट मार्केट में नहीं ला सकते। तो इन सब चीज़ों को कोई कैसे मैनेज करता है सर? टिपिकली आज के डेट में इनफ टेक्नोलॉजी है, इनफ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, इनफ कंसल्टेंट अवेलेबल है कि आपको एक राइट शेल्फ लाइफ का प्रोडक्ट डेवलप करके दे देंगे, राइट रेसिपी का प्रोडक्ट डेवलप। तो शेल्फ लाइफ बहुत बड़ी चैलेंज नहीं है, रेसिपी बहुत बड़ी चैलेंज नहीं है, अच्छा अचार बनाना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, सोर्सिंग करना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। आपको सोर्स करने की ज़रूरत नहीं, 50 मैन्युफैक्चरर्स जो आपको आपका अचार बना के दे देंगे आपके रेसिपी में, वो भी चैलेंज नहीं है। चैलेंज बेचना ही है, चैलेंज बेचना ही है। हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज बेचना ही है। तो बेचने के चैलेंज को कैसे सॉल्व किया जाता है सर? बेचने के चैलेंज को है ना, स्टेप बाय स्टेप लगे रहने से ही होता है। उसमें मेरी जो लर्निंग है, जिसके कारण मैं अपनी खुद थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि भारत ब्रांडशाला के ऊपर हम एक कोर्स लॉन्च करेंगे थिंक स्कूल के साथ अप्रैल के महीने में। तो उसका यही है कि जो भी पॉडकास्ट हो रही है आ रहे हैं, और मैं बहुत स्पष्ट बात करता हूँ, कोई कंपनी अपने नंबर्स को इतने ओपन होकर नहीं बताती, अपनी स्ट्रैटेजीज को इतने ओपन होकर नहीं बताती। मैंने बताया काफ़ी पॉडकास्ट में और उसका बहुत प्रेम मिला। तो काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स रीच आउट करे, सवाल रोज़ 30-40 एंटरप्रेन्योर्स आते हैं कि सर इसका जवाब दे, इसका जवाब दे। तो बाकायदा फिर हम थिंक स्कूल के साथ एक अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, भारत ब्रांडशाला, और उसको 1 अप्रैल के आसपास लॉन्च हो जाएगा। तो उसमें यही कंसेप्ट को लेके जाना है कि एक एंटरप्रेन्योर को की लाइफ को, जो हमने देखा कि अगर वो 10% राइट डिसीजन ज़्यादा लेगा और 10% रॉन्ग डिसीजन कम लेगा, तो वो एवरेज से सुपर सक्सेसफुल बनेगा। उसमें ये बेचना कैसे है, लेकिन बेचने का आंसर यही है सर कि इनिशियली किक मिलती है क्योंकि हमको लोअर हैंगिंग फ्रूट मिल जाते हैं। हर पेड़ पे नीचे 2 फल टंगे हुए होते हैं, वो तोड़ना सबसे आसान होता है, बाकी के फल ऊपर होते हैं। उसको तोड़ने के लिए मेहनत भी लगती है, शिद्दत भी लगती है, कुछ औजार भी लगते हैं, सब कुछ लगता है। तो वो तभी होगा जब आप उस दिशा में लगे रहेंगे। लोग के हाथ में नीचे के 2 फल आ जाते हैं, फिर और नहीं आते, तो वो क्या करते हैं, इसी पेड़ के फल तोड़ने की जगह अगले पेड़ पे चले जाते हैं उसके नीचे के फल तोड़ने के लिए। जबकि उस पे भी नीचे 2 है और उस पे भी ऊपर 50 है, इस पे भी ऊपर 50 है। इधर ही ऊपर चढ़ोगे तो 50 मिलने को राजी है, लेकिन आप अगर, तो उसमें क्या होगा कि आप एक पेड़ के तोड़े, फिर दूसरे में गए तो आपकी और एनर्जी खर्च हुई, फिर तीसरे में गए तो और एनर्जी खर्च हुई, चौथे तक फिर तो एनर्जी खत्म ही हो जाती है। तो सेल्स, मेरी लर्निंग है, इज़ अ जर्नी ऑफ गोइंग डीपर, फर्स्ट वाइडर लेटर। ऊपर के फल पहले तोड़ो उस एरिया में जहाँ हो, फिर बाजू वाले पेड़ पे बाद में जाओ। लोग बाजू वाले पेड़ पे जल्दी चले जाते हैं, अपने वाले पेड़ पे नहीं रुकते। जैसे जिस एरिया में आप हो, पहले उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरा स्ट्रॉन्ग कर लो, दुकान तक पहुंच जाओ, गली गली तक पहुंच जाओ, वहां पर अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश कर लो, फिर अगले एरिया में जाओ। बिल्कुल यही तरीका होता है, यही तरीका है। अगर आप एक, इंडिया की आज सबसे बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी है लाहौरी जीरा, बहुत ग्रेट काम किया है। काम किया चंडीगढ़ से, पहला साल चंडीगढ़ जीते, चंडीगढ़ में डीप गए, फिर दिल्ली आए, दिल्ली में डीप जीते, फिर बाजू वाले स्टेट में गए, करते करते स्टेट बाय स्टेट जीते गए। आप बोलते हो कि हाँ मैंने अच्छा प्रोडक्ट बनाया, मेरे को कैसे कोई और ना बना ले, इसलिए एक बार मैं पूरे देश में लॉन्च कर देता हूँ। तो वो करने चले जाएंगे तो इतना ब्रेकेज, डैमेज, एक्सपायरी। तो आज मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ी तकलीफ है, एक नया एंटरप्रेन्योर जो जाता है, जो एक्साइटमेंट में जाके सब कुछ करने जाता है, पहला साल तो बहुत किक मिलता है क्योंकि सब जगह माल, सेल्स टीम रख ली, सेल्स टीम की अपनी रिलेशनशिप है, वो माल रखवा देंगे, लेकिन 1 साल बाद उसमें से 80% माल बिना बिका हुआ वापस लौट के आता है और कंपनी बंद होती है। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए सबसे डिफिकल्ट चैलेंज सर किसी भी एफएमसीजी इंडस्ट्री का है माल बिकवाना, एंड दैट्स वेयर पेशेंस इज नीडेड। इनिशियल बहुत लॉस होता है। मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी, मैंने मैकविटीज बिस्किट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली थी अपने इलाके में। तो वहाँ पर क्या है कि ₹1,00,000 का माल हमने अगर मार्केट में बेचा था, तो एक टाइम के बाद ₹60,000 का मार्केट से माल उठकर वापस आया था और कंपनी ने पूरा रिफंड किया, मतलब कि क्रेडिट नोट बनकर बिल्कुल नया माल आया। बट मैकविटीज बड़ी कंपनी है सर। हाँ, छोटी कंपनी तो बंद पड़ जाती है। छोटी कंपनी बंद, उन्होंने उस नुकसान को झेला और उसके बाद एक स्ट्रेटेजी बनाकर वो ग्रो कर गए। लेकिन जो छोटी कंपनी जो ₹1,00,000, ₹2,00,000, ₹5,00,000 से शुरू हुई है, जैसे आपने बताया कि आपने घर से शुरू किया, जी। तो आज शुरुआत हर किसी की जीरो से ही होती है। जी बिल्कुल। वो जीरो से 500 करोड़ तक का सफर, 1000 करोड़ तक का सफर, ये एक रास्ता है जो आज 60 साल में आपने तय किया। वो आपको कितने समय में तय करना है, क्योंकि आपके पास कोई सक्सेस स्टोरी नहीं थी, आपके पास एक सक्सेस स्टोरी है, आप सीख सकते हो। जैसे आपने बताया कि आप
ऑनलाइन कोर्सेज बना रहे हैं, इन कोर्सेज के जरिए आप एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प भी करेंगे कि वो ग्रो कैसे करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि किसी ने ब्रांड बना दिया, आपने कहा कि ब्रांड बनाना बड़ी बात नहीं है क्योंकि ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट है मार्केट में, रेसिपी मिल जाएगी, प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्वालिटी मिल जाएगी, आपको सेल्फ लाइफ की चिंता नहीं है, चिंता बस एक चीज़ की करनी है कि मार्केट में अपना परसेप्शन कैसे बनाना है और मार्केट में आपको प्लेसमेंट कैसे करना है। तो इसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, सेल्स में एक सिंपल फॉर्मूला है, प्लेसमेंट, ट्रायल्स, रिपीट, वर्ड ऑफ माउथ, ये जर्नी होती है जो हर बार मैं कह रहा हूँ। प्लेसमेंट मतलब माल दुकान में प्लेस हो जाए, ये सेल्स टीम कर देती है। प्लेसमेंट भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं है क्योंकि लोअर हैंगिंग फ्रूट का प्लेसमेंट हो जाता है। जैसे अगर मैंने किसी एक कंपनी में सेल्समैन ले लिया या एएसएम ले लिया, एरिया सेल्स मैनेजर ले लिया, तो वो तो पहले किसी कंपनी में काम कर रही था। मैंने डिस्ट्रीब्यूटर रख लिया तो 4 कंपनी का वो काम कर ही रहा था। तो एक बीट पे 40 से 50 दुकानें होती है। एक बीट मतलब एक रूट, समझ गया रूट होता है, रूट पे 40 से 50 दुकानें होती है। उस 40 से 50 दुकानों में आपका सेल्समैन की कम से कम 5-7 दुकान में तो बहुत अच्छी पहचान है ही, आपके डिस्ट्रीब्यूटर की 5-7 अच्छी दुकान में पहचान है ही। वो कहेंगे कि मेरे कहने से रख लो, तो वो 10 दुकानें इन दोनों के कहने से रख लेगी। तो प्लेसमेंट भी बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। प्लेसमेंट के बाद ट्रायल, जब तक ट्रायल नहीं होगा, जब तक कस्टमर उस माल को नहीं उठाएगा, उसको ले जाके ट्राई नहीं करेगा, जब तक वो प्रोडक्ट का रिपीट नहीं आएगा। और आपकी सेल तो रिपीट, जैसे हम आज D2C का ज़माना है, EQCOM का ज़माना है, तो हम बोलते हैं ACOS, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल क्या है कि मैं एडवर्टीजमेंट करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ जिससे उसकी सेल आएगी। ये मेरा ट्रायल जनरेशन करने का खर्चा है, जो Q-कॉमर्स में 20%, 40%, 60%, 80% जो भी आता है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हम जो बोलते हैं उसमें भी यही कहते हैं कि भाई आप 1 रुपया लगाओगे तो आपका 80 पैसे की सेल होगी कि 4 की होगी कि 3 की होगी। ये आपके ट्रायल्स कराने के खर्चे हैं। जितना बेटर आपका ट्रायल आप करा पाओगे और आपका प्रोडक्ट अगर हीरो निकला तो रिपीट आएगी, और जितनी रिपीट बढ़ते जाएगी उतना आपका कॉस्ट ऑफ ट्रायल्स परसेंटेज ड्रॉप होते रहेगा, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स ड्रॉप होते रहेगा। तो ट्रायल करवा के लेना ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है। क्योंकि स्टार्टिंग में प्लेसमेंट भी कराना है। आज जैसे निलॉन्स एक बड़ी कंपनी हो चुकी है, तो मेरा एक बंदा महीने में 5-6 लाख रुपए का माल बेच लेगा, तो मेरा सेल्स कॉस्ट 7-8% आ गया। एक नई कंपनी है, वो प्लेसमेंट तो करा देगा लेकिन वो 5-6 लाख का नहीं बेच पाएगा, वो 40,000 का 50,000 का बेच पाएगा, तो उसका सेल्स कॉस्ट ही आ गया 80%। मेरा 8 था, उसका 80 हो गया। ठीक है, उसके बाद ट्रायल कराने के लिए उसका खर्चा और 10, 20, 25, 30, 40% हो गया। तो प्रोडक्ट कॉस्ट से ज़्यादा तो आपका प्लेसमेंट और ट्रायल का कॉस्ट हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। और यही कंपनीज जो है ग्रो नहीं कर पाती, स्केल नहीं कर पाती, बिकॉज यहीं पे वो अटकने लग जाती है। तो बट ये स्केल पे करेंगे ना, जो काफ़ी बार बोलते हैं कि मैं कर लूँगा, तो वो इसको अगर 20 सेल्समैन लगा लिए, 20 जगह कर लिया, तो आपका बर्न बहुत तेज़ी से हो रहा है। लेकिन अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट से किया और वहाँ से रिपीट आने लगा, तो ये परसेंटेज ड्रॉप होती रहती है और वहाँ से सस्टेनेबिलिटी आती है। तो आप जो रास्ता पूछ रहे हो कि अगर आप स्केल पे कर लेंगे स्टार्टिंग से, तो आपके पास उतना पैसा होना चाहिए फिर बंद करने के लिए। फिर आपके पास होना चाहिए कि हमें महीने का 20 लाख खर्चा करने के लिए मेरे पास पैसा है, और अगले 12 महीने के लिए नहीं, 24 महीने के लिए है, तो स्टोरी अलग हो गई। लेकिन आपके पास खर्चा करने के लिए अगर महीने का 2 ही लाख है, तो गो डीपर नॉट वाइडर। क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको ये देखिए कि आपके पास बजट क्या है, बजटिंग करिए, और बजटिंग के साथ साथ ये समझिए कि आपको कितना बड़ा एरिया चुनना है जहां पर आप सक्सेसफुली आप अपने प्रोडक्ट की प्लेसमेंट भी करा पाओ, ट्रायल भी करा पाओ, और वहां से रिपीट भी लेकर आ पाओ, क्योंकि रिपीट ही आपको जंग जितवाएगी, प्लेसमेंट आपको जंग नहीं जितवाएगी। ये एक बड़ा आपने आज लेसन दिया है इस पॉडकास्ट में। सर, बहुत सारे लोग बिजनेस अच्छा शुरू कर लेते हैं, प्लेसमेंट भी कर लेते हैं, ट्रायल भी करवा लेते हैं, रिपीट भी करवा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक पॉइंट पर आकर अटक जाते हैं कि आज मान लीजिए कि 2 करोड़ का बिजनेस है, तो पिछले 4 साल से 2 करोड़ पे अटके हुए हैं, 5 करोड़ पे पहुंच गए तो 5 करोड़ पे अटके हुए हैं। आपको क्या लगता है कि वो क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं? सर, मेरे हिसाब से 2-3 मिस्टेक्स होती है। सबसे पहली मिस्टेक होती है कि एक, आपके प्रोडक्ट को अगर आप ही बेच रहे हो तो आप ही बेच पाओगे। अगर आपके प्रोडक्ट को आपका कस्टमर भी बेचना शुरू कर दे, जिसको हम वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं, जो स्टेप नंबर 4 है। हाँ जी। तो हम एक बोलते हैं मार्केटिंग, एक हम बोलते हैं ब्रांडिंग। मार्केटिंग आपके प्रोडक्ट के ट्रायल्स जनरेट कराते हैं, मतलब आपने buy 1 get 1 दे दिया, वो मार्केटिंग हुआ। आपने एक प्रोमोटर दुकान में खड़ा कर दिया, वो लोगों को सैम्पलिंग करा रहा है, वो मार्केटिंग हो गया। आपने दुकान में पोस्टर लगा दिया, वो मार्केटिंग हो गया, क्योंकि आपने एक ट्रायल जलाने के लिए कुछ किया। ब्रांडिंग मतलब दिमाग में परसेप्शन, यार
ये गजब चीज़ है। आपके घर में कोई आता है तो आप बोलते हैं अच्छा तुमने ट्राई किया, ये मैंने कल किया था, तो आपका कस्टमर उसके बोलने लग गया, राइट? तो इसको हम ब्रांडिंग बोलते हैं। तो अगर आप ही बेच रहे हो तो आपके पास तो 200 ही लोग हैं या 20 ही लोग हैं, तो 20 ही लोग बेच रहे हैं, लेकिन आपके कस्टमर बेचने लग गए, आपका ट्रेड चैनल बेचने लग गया, आपका रिटेलर बेचने लग गया, तो आपके पास बेचने के लिए 2 लाख लोग हो गए। 2 लाख लोगों को, तो वो कन्वर्जन ऑफ 200 टू 2 लाख इज द जर्नी ऑफ ब्रांडिंग, इज द जर्नी ऑफ वर्ड ऑफ माउथ। तो वहाँ पे कहानियाँ बिकती है, वहाँ आप कहानी कैसे सीड करते हो, कैसे अपनी पैकेजिंग के द्वारा, अपने स्टोरी टेलिंग के द्वारा, पॉडकास्ट एक माध्यम है, आज इंस्टाग्राम एक माध्यम है जहाँ आप वो ब्रांडिंग कर सकते हो। काफ़ी अच्छे अच्छे यंग एंटरप्रेन्योर्स आए हैं जिन्होंने ब्रांडिंग गेम को बहुत अच्छे से क्रैक किया और 5-5 साल में 100 करोड़ 200 करोड़ की कंपनियाँ बना ली। वो उन्होंने कस्टमर के वर्ड ऑफ माउथ को इस्तेमाल किया, राइट? तो वो स्टोरी काफ़ी लोग आज मशल ब्लेज है, ऐसे कुछ प्रोटीन पाउडर की, उन्होंने जिम के ट्रेनर्स को बहुत अच्छे से यूज़ किया। कम नहीं बेचती तो, लेकिन जिम के अगर हज़ारों ट्रेनर्स मसल ब्लेज के बारे में बातें करने लग गए तो ब्रांड बहुत तेज़ी से रफ्तार से बढ़ गया। तो दैट इज़ हाउ डू यू क्रिएट दैट लास्ट वर्ड ऑफ माउथ। 200 लोग की जगह 2 लाख लोग आपके बारे में बात कैसे करें, वहाँ से ब्रांड की रफ्तार आएगी। तो निलोन्स को आपने 8 करोड़ से 500 करोड़ तक जो पहुँचाया, इसमें आपको क्या लगता है कि एक चीज़ जो आपने क्रैक की? सर सबसे इम्पोर्टेंट मुझे यही लगता है कि हमने जो एनिमल इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमन होता है कि जो कर गुजर जाने के लिए तैयार होता है, उसको ट्रिगर किया। सबसे बड़ी इंस्टिंक्ट तो मैं बोलता हूँ कि और हमेशा ये कहता हूँ कल्चर एंड पीपल, ये 2 ही चीज़ है, राइट? आप एक 0 स्टेज पे 2 लोगों को सेम पैसा दे दो, भाई मैंने दोनों लोगों को 1-1 करोड़ दे दिया, और 20 साल बाद या 5 साल बाद वो कंपनी को देखो, एक कंपनी 100 करोड़ की होगी और एक कंपनी बंद हो चुकी होगी। दोनों को तो सेम ही करोड़ किया था, तो क्या डिफरेंस रहा? तो ये व्यक्ति ने कैसे लोग लाए और कैसा कल्चर डेवलप किया, और दूसरे व्यक्ति ने कैसे लोग लाए, कैसे कल्चर डेवलप किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही डिफरेंस है। तो हमारे लोग, हमने जो कल्चर सेट किया और जो लोग लाए, और उसके अंदर जो एनिमल इंस्टिंक्ट मतलब कि मतलब कुछ करना है, मतलब हाँ मैं खा जाऊंगा, मैं तोड़ दूंगा, मैं फोड़ दूंगा, मैं जंग जीत लूंगा, वो जो जुनूनियत हमने डाली, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी उस वक्त की नीड थी। आज उसको हम साइंस की तरफ भी ले जा रहे हैं, क्योंकि अब अपने को 500 से 5000 जाना है। अब जुनूनियत का रोल एक लेवल का था, अब जुनूनियत के बियॉन्ड भी जाना है, तो अब साइंस की ज़रूरत भी है। ऐसा नहीं कि जुनूनियत ख़त्म हो गया, साइंस और जुनूनियत का कॉम्बिनेशन हो जाए तो और क्रेजी ग्रोथ आ जाती है। तो जुनूनियत तो बरकरार रखो और जुनूनियत के साथ आप साइंस डालो। सर अब 500 से आगे आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? सर मैं अब ऐसा देखता हूँ कि प्लेटफॉर्म निलॉन्स एक ऐसा हो चुका है जहाँ हम एक 500 करोड़ तक पहुँच चुके हैं, देश में 6-7 लाख दुकानों तक जाते हैं। लेकिन इंडिया जैसे फ्रेगमेंटेड देश में आप किसी भी कैटेगरी का 10 से 20% शेयर ले सकते हैं, 40-50% रेयरली कोई ले सकता है, राइट? आज इतना फॉग भी इतना ऐड करता है, हर 200-300 करोड़ की ऐड करता है, या लक्स बोल लीजिए, लाइफ बॉय बोल लीजिए, लेकिन कोई भी सोप कंट्री का 10% कैटेगरी शेयर रहेगा, डिओड्रेंट 10-15% रहेगा। 10-15% कैटेगरी शेयर जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। खींच खाच के 20% ले लो, बिकॉज इज अ फ्रेगमेंटेड कंट्री, हर स्टेट एक कंट्री की तरह है। तो हमने जो 1-2 कैटेगरीज में तो वो शेयर ले लिया, पिकल में ले लिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट में ले लिया, टूटी फ्रूटी में ले लिया। तो अब हम देख रहे हैं कि कैसे इसको तो बढ़ाते चले जाए, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे यूनिक आइटम्स ले, ऐसे यूनिक कैटेगरीज में जहां हम नहीं कर रहे, हम कुछ एंटरप्रेन्योर्स को जोड़े जिनके पास ग्रेट आइडियाज़ है, ग्रेट प्रोडक्ट है, और उनको निलॉन्स का प्लेटफॉर्म दे कि तुम्हारा ग्रेट प्रोडक्ट और ग्रेट आइडिया, हमारा ग्रेट प्लेटफॉर्म और हमारा पूरा ग्रेट एक्सपीरियंस, कहाँ गलती होती है वो गलती नहीं करना वो हम बताएंगे, कैसे एग्जीक्यूट करना हम बताएंगे, आप एग्जीक्यूट करो और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू विन विन क्रिएट करो, जो हमको कुछ उसमें बेनिफिट मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ करने का। तो इस प्रकार की चीज़ें से हमने 2-3 कंपनियों के साथ काम स्टार्ट किया है, जहां हम उनके प्रोडक्ट को, जैसे वो अपने आप में जाते तो शायद से बिग बास्केट या डीमार्ट में लॉन्च करने में 2 साल लग जाते हैं, हमारे साथ फर्स्ट मंथ में ही लॉन्च हो जाएगा, बिकॉज रिलेशनशिप्स है। हाँ जी, तो वो करने से हम देख रहे हैं कि एंड वो पूरा बिजनेस लॉन्च के थ्रू ही घूमेगा। तो ये करने से आज का दुनिया जो है वो प्लेटफॉर्म का दुनिया में मानता हूँ कि आप अकेले दुनिया नहीं जीत सकते, आपको आपके साथ 100 लोग और चाहिए जो दुनिया आपको जिताएंगे। तो वैसे 100 लोग अपने साथ जोड़ो। सर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री मार्केटिंग पूरी तरीके से चेंज हो रही है जी। अभी पिछले कुछ सालों में क्विक कॉमर्स ने जी एक बड़ा आयाम हासिल किया है, घर घर तक पहुंच गई है। राइट। क्विक कॉमर्स का कितना बड़ा रोल रहा है आपकी बिजनेस ग्रोथ में? सर हमारे लिए बहुत बड़ा रोल नहीं रहा, हम यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली थोड़े डिलेड रहे। ओके। तो हमारा
क्विक कॉमर्स से सेल मोटा मोटी सिर्फ 1.5% आती है। सिर्फ 1.5% हाँ, हमारी लार्जली जनरल ट्रेड आती है और लेकिन रफ्तार से बढ़ रही है। मतलब आज से 6 महीने पहले शायद से आधा आती थी, आधे से 1.5 हो गई, 6 महीने बाद 2.5-3 हो जाएगी, तो रफ्तार से तो बढ़ रही है। बट क्विक कॉमर्स में जैसे हर एक आदमी अपने बिजनेस मॉडल को इवॉल्व करता है, क्विक कॉमर्स का जो बिजनेस मॉडल आज से 2 साल पहले था, उनको एक बार क्विक कॉमर्स राइट है ये प्रूफ करना था। हाँ जी। अब क्विक कॉमर्स प्रॉफिटेबल है, वहाँ उनकी जर्नी चालू है। तो जो कंपनीज आज से 2 साल पहले क्विक कॉमर्स में एक नॉर्मल कंपनी भी बहुत अच्छे से घुस के ग्रो कर पा रही थी, आज इतने सारे कॉस्ट स्ट्रक्चर्स डाल दिए हैं उन्होंने कि लिस्टिंग फीस लेंगे, पहले लिस्टिंग फीस नहीं लिस्टिंग थी, फीस नहीं हुआ फिर करती अब इतना मिनिमम एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे तो नहीं रखेंगे, फिर डिलीवरी का चार्ज अलग से लेंगे, फिर ये लेंगे, फिर वो लेंगे, फिर वो मतलब 30-40-50% कंपनी से ले लेंगे। हाँ तो जी। आज के डेट में क्विक कॉमर्स में प्रॉफिटेबिलिटी चैलेंज हो रखी है ब्रांड्स के लिए। काफ़ी रील्स भी लोग बना के डाल रहे हैं कि भाई ये तो क्विक कॉमर्स में तो पूरा एक स्टार्टअप कैसे सक्सेस होगा जितना पैसा ये लोग मांग रहे हैं बिल्कुल, स्टार्टिंग में उतना पैसा ही नहीं होगा वहाँ डालने के लिए। और क्विक कॉमर्स अपनी जगह सही है कि जब मेरे को खुद को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो मैं किसी और को कैसे लगा सकता हूँ, तो मैं अपना ऑक्सीजन लूँगा, दूसरे से लूँगा, और जो जिसके पास एक्स्ट्रा है, जिस कंपनी को फंडिंग आ चुकी है, वो पैसा लगाएगा, जिसको फंडिंग नहीं आ चुकी वो मेरा आज के लिए मेरा दोस्त नहीं है। तो वो अपने अप्रोच से चल रहे हैं। बट क्विक कॉमर्स हैज़ बिकम एन एक्सपेंसिव गेम टुडे टू सक्सीड। दे हैव क्रैक द कोड, दे हैव नाउ द कंज्यूमर बेस, दे हैव द डेटा। तो वो अपने कंज्यूमर बेस, अपने डेटा को माल बेचने की ताकत रखते हैं, तो उन ब्रांड्स के साथ वो काम कर रहे हैं जो उनके साथ पैसा खर्चा करने के लिए राजी है। आने वाले समय में क्योंकि ये कोड क्रैक हो चुका है एंड एवरीथिंग इज़ अबाउट हैबिट फॉर्मेशन, आज खास करके मेट्रोज में काफ़ी ऐसे परिवार हो गए जिन्होंने किराना स्टोर पे जाना ही बंद कर दिया है। बिल्कुल। ऑनलाइन बंगा, उनके सोसाइटी में ही स्टोर है, हम भी उनमें से एक आप भी हैं। सोसाइटी में स्टोर है, वो बोलते सोसाइटी वाला स्टोर वाला बंदा ज़्यादा लेट डिलीवर करता है, और क्विक कॉमर्स वाला जल्दी दे देता है, तो इसलिए वहीं से मंगा लेते हैं। तो एक हैबिट फॉर्मेशन हो चुकी, तो ये अब अंडू नहीं होगी, अब ये बढ़ती जाएगी। तो यू कैन नॉट फाइट इट, यू हैव टू पार्टिसिपेट इट। हाँ, पहले एक आदत होती थी ना कि जैसे मान लो आम का अचार ही मंगाना तो 2 मंगा लो, एक खत्म हो जाए तो दूसरा तुरंत निकाल लें। अब जब तक बिल्कुल वो बोतल ना हट जाए तब तक दूसरा ऑर्डर नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक आदत भी लोगों की बदल गई। बिल्कुल। तो हैबिट फॉर्मेशन हो चुकी, तो क्विक कॉमर्स बढ़ेगा और बढ़ता चला जाएगा, तो आपको पार्टिसिपेट ही करना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई पर्याय नहीं है। आज के समय में D2C, क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स, जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड, आपको क्या लगता है जब कोई नया एंट्रेंट आए तो उसको कहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट देखना चाहिए? क्विक कॉमर्स में, मॉडर्न ट्रेड में, स्टैंड अलोन मॉडर्न ट्रेड में और होरेका में, ये मार्केट्स में आपके सेल्स और ट्रायल्स ज़्यादा फास्ट होंगे। ओके। प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी, बिकॉज ये सभी मॉडल्स खुद ऑक्सीजन पे है। हाँ जी। तो वो आपसे ही ऑक्सीजन, मतलब जो फ्लाइट में बोलते हैं ना, पहले खुद पहने फिर पड़ोस बड़े बाजू वाले को पहना है, तो ये तो अब खुद ही को पहनना है। तो ये जब खुद पहन रहे हैं, क्योंकि ये सारे बर्न वाले मॉडल है, क्योंकि कॉमर्स लॉस में है, होरेका में सस्ते से सस्ता चाहिए, मॉडर्न ट्रेड के खर्चे इतने बड़े होते हैं कि स्टोर्स का रेंटल्स इतने बड़े होते हैं कि लिस्टिंग फीस चाहिए, फिर हमको दिवाली का कुछ दे दो, फिर दशहरे का दे दो, फिर एनिवर्सरी का दे दो, मतलब उनको बस कस्टमर से, सप्लायर से लेना ही लेना होता है। तो वहाँ पे आपको सेल मिलेगी क्योंकि स्केल है, सेल मिलेगी क्योंकि हम जो बोलते हैं ट्रायल एंड रिपीट, तो ट्रायल करने के लिए कस्टमर को एक्सपोजर ब्रांड का होना ज़रूरी है। तो क्यू कॉमर्स, ई कॉमर्स, मॉडर्न ट्रेड में एक्सपोजर ऑफ द ब्रांड टू द कस्टमर बहुत इजी है, जनरल ट्रेड में बहुत इजी नहीं है। बट उस इजी का प्राइस आप ये पे कर रहे हो कि आप बर्न करोगे, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इजीली नहीं आएगी। 10 स्टार्टअप में से शायद से 2 कमा भी लेंगे, लेकिन 8 बर्न करते रहेंगे। और जनरल ट्रेड मेरा फेवरेट मार्केट है, बिकॉज वही एक मार्केट है जो आपको एक कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने में मदद करता है, बट वही सबसे डिफिकल्ट मार्केट टू क्रैक है। लोग, आपने एक और सवाल कहा कि काफ़ी लोग जो मुझे रीच करते हैं, जिन्होंने क्यू कॉमर्स, ई कॉमर्स में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया और बहुत एक्साइटमेंट हुई, बहुत अच्छी सेल मिली, तो 8 करोड़ की सेल साल की 10 करोड़ की पहुंच गई, लेकिन लास्ट 12 महीने से अब वहाँ अटक गई। अब उससे ऊपर नहीं जा रही। और अब यहाँ से ऊपर ले जाना है तो रुपया खर्चा कर रहे हैं तो 70 पैसे की सेल आ रही है। तो अब यहाँ से एडिशनल सेल जो उसमें रोआस नेगेटिव होते जा रहा है, रिटर्न ऑन एडवर्टाइजमेंट सेल नेगेटिव होते जा रहा है, क्योंकि जो लोअर हैंगिंग फ्रूट आ चुके हैं, अब अपर हैंगिंग फ्रूट के लिए पैसे भी लग रहे हैं और ग्रोथ भी नहीं आ रही है। तो वो एक चैलेंज आपको मिलेगा, लेकिन फर्स्ट डोपामाइन किक आपको अपने नंबर्स का तो यही चैनल से मिलेगा। जीटी से ग्रोथ बहुत तेज़ी से नहीं मिलने वाली है, लेकिन जीटी से जो मिलेगी वो बहुत सस्टेनेबल मिलेगी। बिल्कुल, वहाँ पर लॉयल कस्टमर्स आपको मिलने वाले हैं। हाँ, लॉयल कस्टमर मिलने वाले हैं और आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलने वाली।
क्या बात है सर। सर आपने बताया कि आप बहुत सारे एंटरप्रेन्योर की हेल्प भी कर रहे हैं, और जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ आपने कुछ कंपनियों में इन्वेस्टमेंट भी किया जी है। जी। तो आप जो आज कोई नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं, जो लोग बिजनेस करने की सोच रहे हैं, आप उनकी किस तरीके से हेल्प करोगे सर? 2-3 हेल्प से। एक तो हमने भारत ब्रांडशाला की बात करी, तो हम हाँ। कुछ 3-4 चीज़ें कर रहा हूँ मैं। एक एक ऐसा कोर्स बनाओ जो इंडिया में हम जो बोलते हैं कि आप भी एमबीए किए हैं, हम भी एमबीए किए हैं, राइट। एमबीए में हमने जो सीखा थियोरी सीखी, लेकिन जो ग्राउंड पे आके जो प्रैक्टिकल सीखा, और प्रैक्टिकल सीखने के बाद मालूम पड़ा यार काफ़ी कुछ और था जो हमको पढ़ा देते तो शायद से हम 10 साल पहले उतना सक्सेसफुल हो जाते जो आज हुए, बिल्कुल राइट। ठीक बात है। तो मेरा भारत ब्रांडशाला का जो कोर्स है वो पूरा प्रैक्टिकल विजडम पे बेस्ड है। मतलब अगर कोई, मेरा ये मानना है कि भगवान मुझे उसकी मदद दे, लेकिन अगर इंडिया को वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बनाना है तो उसमें मैं कंट्रीब्यूटर बनना चाहता हूँ कि मेरा ये कोर्स देखे तो जो देखे, अगर वो अदरवाइज अपने आप में एवरेज सक्सेस होता तो सुपर सक्सेसफुल बनेगा, अगर फेलियर होता तो सक्सेसफुल बनेगा ही बनेगा। वैसा कोर्स बना रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोर्स आज तक इंडिया में किसी ने लाया होगा जो इतने सरल भाषा में आपको बिजनेस के हर आयाम के बारे में बताए। तो मैं एक तो ये चीज़ लेके आ रहा हूँ। उसमें मेरा पर्सनल वंस अ मंथ Q&A भी रहेगा। ओके। फिजिकली में मतलब आपका जूम कॉल पे आ जाएंगे और हज़ारों लोग ज्वाइन करेंगे, और जो सवाल है वहाँ Q&A भी होगा। मतलब आपसे डायरेक्ट बात करने का मौका मिलेगा लोगों डायरेक्ट को। बात करने का मौका मिलेगा। हाँ जी। तो एक ये हम कर रहे हैं जिससे सवाल का जवाब मिल जाए, और काफ़ी बार है ना सवाल वही 100 होते हैं, 1000 सवाल नहीं होते। तो एक जूम कॉल पे आ गया, आपने 4 सवाल के जवाब पूछ लिए, तो 4 सवाल के जवाब हज़ारों लोगों को सेम लागू होते हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ को हम एक लेके आ रहे हैं। दूसरा फिर थोड़ा हम ये कर रहे हैं कि 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स के प्रोग्राम ला रहे हैं, जहाँ हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं, जहाँ पे व्यक्ति को समझना, उनके बिजनेस को समझना। उनको काफ़ी बार हम लोग के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि हम समझ जाते हैं लेकिन अगले दिन जाके एग्जीक्यूट नहीं करते। तो उनके साथ मेंटर लगा देना जो उनके पीछे पड़ के एग्जीक्यूट करा के ले लेगा, ताकि 6 महीने में रिजल्ट दिखे, और 6 महीने या 1 साल बाद उनको ऐसा तैयार कर दे कि उनको फिर ज़िंदगी भर हमारी ज़रूरत ही ना पड़े। वो फिल इट फॉरगेट इट मशीन्स बन जाए, वो अपने आप मतलब सेल्फ फायरिंग मशीन बन जाए। तो वो एक अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। और कुछ जगह जहाँ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया लगती है, जहाँ मुझे लगता है यार मैं इसको 5 साल में 100 करोड़ बना दूंगा, उस कंपनी में फिर मैं इन्वेस्ट भी करूंगा, और Okay. उसको फिर मैं मेंटर करके आगे बढ़, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ एफर्ट लगेगा लेकिन 5 साल में 100 करोड़ बन जाएगा। हाँ जी। एफर्ट लगेगा 5 साल में 150 करोड़ बन जाएगा, फिर वहाँ इन्वेस्टमेंट भी होगी, वहाँ पे फिर हैंड होल्डिंग भी होगी, और वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी शेयर होगा, सारी चीज़ होगी। सर डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रेंचाइजी और डीलरशिप, चूँकि अधिकतर लोग जो इस चैनल पर हैं ये सर्च कर रहे होते हैं, नए जी। बिजनेस सर्च कर रहे होते हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का कितना बड़ा रोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रेंचाइजी या डीलरशिप का किसी भी बिजनेस को बढ़ाने में कितना बड़ा रोल बहुत बड़ा, रहता है? बहुत बड़ा, सबसे बड़ा कि सर विस्तार नहीं होगा। हाँ। तो माल मतलब विस्तार से ही होगा, आपको पूरे देश में माल फैलाना ही होगा। और डिस्ट्रीब्यूटर वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को शायद से अनसंग हीरो है वो वॉर के। हाँ, क्योंकि लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में, इंडिया बहुत कॉम्प्लेक्स नेशन है, राइट। क्योंकि आज आपका, अगर मैं यूके गया था, यूके की जो टॉप 6 चेनें हैं, टोटल 6 चेन मिला के टोटल 10,000 दुकान है, और 10,000 दुकानों में वहाँ के रिटेल का 70% माल बिक जाता है, राइट। ओके। तो 10,000 दुकान में 70% बेचना है। इंडिया में 1 करोड़ दुकान है, और 1 करोड़ दुकान तक माल पहुँचाना है, और आपके 20 लाख दुकानों पहुँचेंगे तो 70 लाख माल बिकेगा, 70% माल बिकेगा। तो 20 लाख दुकानें और 10,000 दुकानों में बहुत फ़र्क होता है। हाँ जी। तो इंडिया को जीतना बिना डिस्ट्रीब्यूटर के सपोर्ट के पॉसिबल ही नहीं है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर का रोल इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंचाइजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मेरा खुद का जिम बिजनेस है। हाँ जी। और मुझे लगता है कि हम बहुत बेटर काम करते हैं दूसरे जिम के मामले से। हमारा जिम श्योर शॉट प्रॉफिटेबल होता है। आज काफ़ी, मैं कंपटीशन के नाम नहीं ले आऊँगा, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े नेशनल चेन हैं जो कुछ चिपका के चले जाते हैं, और फिर एक आप देखेंगे मोस्ट ऑफ दैट चेन के 18 मंथ्स में वो आदमी फ्रेंचाइजी छोड़ देता है। हाँ जी। क्योंकि वो फ्रेंचाइजी बाद में रियलाइज़ करता है कि सपना कुछ और दिखाया था, और ये, और हम बिकॉज बिजनेस में आए, एक बिजनेस फैमिली का नेम लेके चल रहे हैं, तो हमको किसी को नहीं देना, तो हम वैसा ही फ्रेंचाइजी देते हैं जो श्योर शॉट प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइजी देते हैं। लेकिन वो फ्रेंचाइजी हमको नहीं मिले तो हमारे जिम 10 ही होंगे, अगर मिले तो 1000 जिम भी हो सकते हैं, हम देश की सबसे बड़ी जिम कंपनी भी बन सकते हैं। तो फ्रेंचाइजी का रोल, डिस्ट्रीब्यूटर का रोल अनसंग हीरोज़ है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हीरोज़ है। अभी आपने बहुत कुछ क्रैक कर लिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप भारत के हर कोने तक पहुंच पाए हो? बिल्कुल नहीं सर,
मैं तो भारत के एक कोने में भी डीप नहीं जा पाया हूँ, बहुत बहुत बड़ा है। आज अगर कोई नीलोन्स के साथ जुड़ना चाहे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को देखने के बाद ये भी ट्राई कर रहे होंगे कि हमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाए, डीलरशिप मिल जाए, तो क्या प्रोसेस रहता है सर सर आपका? लोग जैसे मुझे काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे रीच कर जाते हैं, फेसबुक पे रीच कर जाते हैं, लिंक्डइन पे रीच कर जाते हैं, तो मैं उनका हमारी जो टीम मेरे अकाउंट को हैंडल करती है वो उसको फॉरवर्ड कर देती है सेल्स टीम को कि अगर इस एरिया में आपको डिस्ट्रीब्यूटर की रिक्वायरमेंट है तो आप इनसे संपर्क कर ले। तो हमारी सेल्स टीम उनको रीच आउट कर लेती है अगर ज़रूरत होती है तो, और नहीं होती है तो उनको एक मैसेज दे देती है कि अभी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर है, जब जगह बनेगी जब हम आपसे बात करेंगे। बट ये हम एटलीस्ट कम्युनिकेशन तो क्लोज करते हैं। बिल्कुल 100% हम उनको कम्युनिकेट तो जरूर करते कर हैं। रहे हैं बिल्कुल। आप क्या देखते हैं कि जब हम कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं या डीलर बनाते हैं तो उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सर सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटर में अगेन भूख, मतलब मैं सबसे इम्पोर्टेंट भूख ही मांगता हूँ, क्योंकि सेटिस्फाइड आदमी ग्रो कर नहीं सकता, राइट। तो भूख और इससे सिंपल शायद से किसी ने नहीं समझा होगा, पूरी दुनिया ना बैंक इंटरेस्ट को बीट करने के लिए काम करती है। इंडिया में अगर आप देखेंगे बैंक इंटरेस्ट आप एफडी रखोगे तो 6% मिलता है। इंडिया की इकोनॉमी भी 6-7% ग्रो करती है। यूएस के एफडी में 2% मिलता है, तो वहाँ की इकोनॉमी भी 2% से ग्रो करती है, राइट। तो जो बैंक इंटरेस्ट वहाँ से होता है कि ये सेफ रेट ऑफ मनी है। हाँ जी। अब वहाँ से अनसेफ हो गया, मतलब 18% पे कोई ब्याज दे रहा है तो उसको मालूम है कि चांसेस से पैसे डूबेंगे। कोई 36% पे दे रहा है तो उसको मालूम है कि आधे चांसेस से डूबी जाएंगे, क्योंकि इतना महंगा पैसा दे रहा हूँ, राइट। तो एवरीबडी इज बीटिंग द सेफ इंटरेस्ट रेट और द सेफ ग्रोथ रेट, एंड वही दैट 6% इज पेक्ड विद द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंडिया भी इकोनॉमी 6% से ग्रो हो रही है, तो आपको 6% को बीट करना है। हाँ आप उसको 10 करो, 15 करो, 20 करो, 25 करो, उसको बीट करने में एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है आपके चैनल पार्टनर्स का। हाँ जी। क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी तो 6% से ही बढ़ने वाली है, लेकिन अगर आपको 20% से बढ़ना है तो वो बाकी का जो 14 है वो अवेलेबल कहाँ नहीं है, वो किसी और से खींच के लाना है, किसी और कंपनी से छीन के लाना है। तो वो छीन के लाएगा कौन? आपका सेल्स टीम लाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटर लाएगा। और अगर उनके अंदर भूख ही नहीं है तो लाएगा कैसे? उसको लगेगा हाँ मार्केट इतने से ही ग्रो हो रहा है, क्या करे, कंपटीशन है, क्या करे। तो कंपटीशन तो ज़िंदगी में ही रहेगी, हमेशा ही रहेगी। बिल्कुल रहने वाली। लेकिन भूख है ना तो आप शिकार करोगे। क्या बात है सर, आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया और मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। कुछ सवाल सर छोटे छोटे से और लेना चाहूँगा जी। आप मार्केट में जो दूसरे ब्रांड अवेलेबल है उन्हें कोलैबोरेटर मानते हैं या कॉम्पिटिटर मानते हैं? कोलैबोरेटर सर मार्केट बहुत बड़ा है। मतलब आप तो मेरी कुछ रील्स ऐसी भी है, मैं कल भी टॉप्स के जो सीईओ है हाँ जी। उनके साथ मैंने रील बनाई, वो लाखों व्यूज़ गए पिछले एग्जीबिशन में। और मैंने ये हम दोनों ने मिलकर बनाया कि हम कंपटीशन नहीं है, हम ये है कि मार्केट तो अभी इतना छोटा है, 10,000 करोड़ का अचार अभी भी घर पे बन रहा है। तो हम इस रील माध्यम से कह रहे हैं कि अगले 15 साल में वो मार्केट की तरफ आएगा और हम मिलके उस मार्केट को बड़ा करेंगे। तो मैंने तो कोलैबोरेटिव वाली रील्स डालता हूँ, और मेरा नाम ही इंडस्ट्री में है। मुझे लोग अपने कुछ लोग बोलते हैं दीपक भाई आप ज़्यादा ही कुछ ओपन करके सब नहीं बोल देते हो, लेकिन मेरा मानना ही है वो है कि आज प्लेटफॉर्म का कोलैबोरेशन का ही ज़माना है सर। एक आदमी क्या जीतेगा? सर अचार एक एसिडिक प्रोडक्ट है या फिर इंडिया की एंशियंट थेरेपी कह लें या मेडिसिन कह लें? सर इंडिया की एंशियंट थेरेपी ही है। मुझे लगता है कि जितने हमारे, मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जो नोवा प्लैनेट है जिसको हम प्लूटो, अब कुछ लोग प्लैनेट बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, उसका साइंटिस्ट ने ढूंढा 1930 में। 8वां प्लैनेट जो है यूरेनस, 1930-35 उसी समय कहीं है। यूरेनस जो है उसको 18 से 20 या 18 से 40 के बीच में ढूंढा गया 8वें प्लैनेट को। सर हम 9 ग्रह की पूजा करोड़ हजारों साल से कर रहे हैं। हमारी 9 ग्रह, तो हम तो 9 ग्रह को हजारों साल से मानते हैं। हाँ जी। चांद का असर हमारे पे ऊपर होता है, हम तो हजारों साल से मानते हैं कि हाई टाइड लो टाइड तो साइंटिस्ट ने 100-200 साल पहले ढूंढा। हाँ जी। तो इंडिया न्यू इट ऑल। मेरा तो एक सिंगल मेरा टैगलाइन ही मैंने बनाया, भारत सब जानता था। हम एक्चुअली सब जानते थे केले के पत्ते पे क्यों खाना चाहिए, अचार क्यों खाना चाहिए, स्टार्टिंग में अचार क्यों खाना चाहिए, आखिरी में पान और पापड़ क्यों खाना चाहिए, हल्दी के दूध में काली मिर्च और घी क्यों डालना चाहिए। ठंडाई हमारा नेचुरल इंडिया का प्रोटीन और एनर्जी ड्रिंक है, जो आप आज इतना कैफीन पीते हैं जो रेड बुल बोल के। ठंडाई हमारा सारे इंडिया के पहलवान जो है, आप पंजाब में चले जाए उसको रगड़ा बोलते हैं, कोल्हापुर में चला जाए पहलवानी ठंडाई बोलते हैं। ठंडाई वॉज अ एनर्जी एंड अ प्रोटीन ड्रिंक। तो हमारे पास सब कुछ संस्कृति में है, हम सब जानते हैं। तो मेरा मानना है कि पिकल इज अ एंशिएंट प्रोडक्ट, इज फिल्ड विथ साइंस। आपके जठराग्नि को एक्टिवेट करेगा, आपके प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक है, आपके डाइजेस्टिव जूसेस को क्रिएट करेगा। थाली में क्या डालते थे सर इंडिया में? नमक, नींबू, अचार। हाँ जी। सब्जी से भी पहले। हाँ जी। तो क्यों डालते थे? तो देयर इज अ साइंस।
तो साइंस आपको समझनी पड़ेगी। अचार भी आज डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करता है। जठराग्नि को एक्टिवेट करता है सर। अच्छा। हाँ, आपकी जो जठराग्नि है, जहाँ से आपका बाइल से जो डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं, तो उसका जो जिसमें ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, तो उसी से तो आपकी जठराग्नि एक्टिवेट होती है। फिर क्यों बहुत सारे कोचेज और जो डॉक्टर से बोलते हैं अचार मत खाओ? सर मेरा दो मानना है। देखिए, एक होता है मिडल और एक होता है एक्सट्रीम्स। एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोग सिगरेट पिएंगे तो भी उनको जीवन भर कैंसर नहीं होगा, लेकिन 100 में से 60 को होगा, 40 को नहीं होगा, राइट। तो 40 के लिए सिगरेट आप बोलोगे 60 को हो रहा है ना, तो सिगरेट से बड़ा प्रॉब्लम है, बंद कर दो। उसी प्रकार से बीपी होगा और तो आपको अचार कम खाना है, सॉल्ट कम खाना है, बट वो कॉर्नर केसेस है। हाँ जी। वो मास केसेस नहीं है। लेकिन आप उसको मास बना दोगे तो स्टोरी अलग हो जाती है। परसेप्शन ही गलत हो गया। बोलते हैं नमक नहीं खाना। मैं अभी फिनलैंड गया था एनुअल हॉलीडे पे, सर मेरे को 7 दिन में एक बूंद पसीना नहीं आया। मैं इंडिया में पसीने से भरा हुआ रहता हूँ। अगर मेरे बॉडी से इतना नमक निकलने वाला है तो मुझे उतनी नमक की जरूरत है। हाँ जी। अगर वहाँ नमक निकलने ही नहीं वाला है, हाँ, तो नमक की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बोलोगे कि आप नमक खा रहे हो ज़्यादा। अरे भाई, मेरे शरीर से निकल भी तो रहा है, बिकॉज हम धूप वाला देश है, हम गर्मी वाला देश है। तो हमको हमारे तरीके से सोचना पड़ेगा। ये पूरा यूरोप से साइंस आया कि नमक कम खाओ। अरे भाई, हमारे यहाँ तो नमक निकलता भी है ना। हमारे फूड में तो स्टार्टिंग में ही नमक डालते हैं ना थाली में। ठीक बात है। वो क्यों डालते हैं? किसी कंपनी को बड़ा बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? पीपल, प्रोसेस या प्रोडक्ट? कल्चर राइट रहेगा तो राइट लोग आएंगे, राइट लोग आएंगे तो राइट प्रोडक्ट बनाएंगे, राइट प्रोडक्ट बनाएंगे और राइट प्रोसेस बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। मेरे लिए तो पीपल और कल्चर के अलावा तीसरी चीज़ है ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये करो तो आप तरक्की करोगे। सर, आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही है जिसके थ्रू आज आपने एक कंपनी को इंटरनेशनल कंपनी बना दिया? सर बहुत सारी लर्निंग है, लेकिन सबसे बड़ी लर्निंग है कि आप लर्न करने के लिए रेडी है क्या। आपको जीवन में बहुत बार मैं जैसे कहता हूँ कि लाइफ इज़ नथिंग बट अ सीरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग, और हमारे बहुत सारे डिसीजंस राइट जाएंगे, बहुत सारे रॉन्ग भी जाएंगे। बिल्कुल। तो और आपको राइट गर्व देगा और रॉन्ग शिक्षा देगा। राइट गर्व में तो ये बन गया, वो कर लिया, और रॉन्ग से तो अगर आप रॉन्ग डिसीजन को एनालिसिस करके सीखने से राजी है और डिसीजन लेने से पहले सोचने के लिए राजी है और बाद में डिसीजन लेवे, तो जितने आपके राइट डिसीजंस होंगे उतने आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो थिंक बिफोर यू एक्ट। 4 लोगों से पूछो, 4 लोगों तो आर यू आर लर्नर। अगर आप लर्नर हो तो आप 4 लोगों की बातें सुनोगे भी, 4 लोगों से पूछोगे भी, समझने की कोशिश करोगे, पर्सपेक्टिव भी लोगे। तो मेरे लिए वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज आर यू आर लर्नर। सर, अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा है इंडिया में, तो उसके लिए कोई 3, 4, 5 बातें अगर आप शेयर करना चाहें? नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैंने जो कहा कि नंबर 1 कहाँ जाना है, जिसको हम आउटकम बोलते हैं, कितने समय में। नंबर 2 उससे भी ऊपर है, मैं क्यों करना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए करना चाह रहा हूँ, मुझे उसमें कुछ पर्पज़ है, वो एक इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज पर्पज़ रहेगा तो आप अगले 20 साल तक भी लड़ाई से हारोगे नहीं। पर्पज़ नहीं रहेगा तो 2 साल में अगर सक्सेस नहीं मिली तो भाग जाओगे। हाँ, तो पर्पज़ इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, सिर्फ पैसे के लिए करना चाह रहा हूँ या मेरा उद्देश्य और कुछ बड़ा है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप पैसे के लिए नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप है मैं इंडिपेंडेंटली अपना एक कहानी बनाना चाहता हूँ जीवन में, जो आने वाले अपने पोतों को सुनाओ कि मैंने ऐसा कुछ किया था लाइफ में। राइट, वो मेरे लिए एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके। आज फ्रेंचाइजी बताओ पर आपने बहुत सारी बातें शेयर की, और इतनी सारी बातें शायद आपने कभी नहीं देखी होंगी, कभी नहीं सुनी होंगी। इस पॉडकास्ट के जरिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने आज क्या सीखा, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आप ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं तो आपको पर्सनल कोचिंग भी मिल सकती है। आप वीडियोज़ के जरिए भी फ्यूचर में इनसे जुड़ पाएंगे, और साथ ही साथ अगर आप इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सर, आज आपने समय दिया, हर एक बात का इतने अच्छे से जवाब दिया, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला पर्सनली। और अगर D2C कंपनी में या फिर FMCG कंपनी में ग्रोथ करना चाहता है तो ये पॉडकास्ट आज आपके लिए एक मास्टर क्लास ही साबित होगी। सर, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू, आपने बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर।